वेलकम टू माय चैनल हर्षा की क्लास। आज हम देखेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। तो इस चैप्टर की हेडिंग में दो टॉपिक्स बेसिकली मेंशन किए गए हैं, मोशन और टाइम। मोशन क्या होता है? मोशन मीन्स मूवमेंट। ठीक है, जब किसी बॉडी में मूवमेंट होती है, मीन्स सपोज एक बॉडी की पोजीशन ये है और थोड़ी देर बाद उसकी पोजीशन ये हो जाए, मीन्स वी कैन से कि मोशन में है बॉडी, बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, मीन्स बॉडी में मूवमेंट है, इसी को कहते हैं मोशन। तो मोशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके से हम मोशन को रिकॉर्ड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और दूसरा हम ये समझेंगे कि टाइम कैसे मेजर करते हैं, जब एक बॉडी मूव करती है तो किस तरीके से चेंजेस होते हैं उसके टाइम पीरियड में और कैसे कैसे हम उसको मेजर करते हैं। तो चलिए इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। ठीक है, मोशंस बहुत टाइप्स के होते हैं, हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। वैसे कितने टाइप्स के मोशंस होते हैं? मोशन कुड बी इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है, जब एक स्ट्रेट पाथ पे बॉडी मूव कर रही होती है तो हम उसको कहते हैं कि बॉडी स्ट्रेट मोशन में है या फिर रेक्टिलिनियर मोशन में है, इसको लीनियर मोशन भी कहते हैं। इट कुड बी सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर मोशन में है, राउंड मोशन में है अगर, तो उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन में है बॉडी। या फिर पीरियोडिक मोशन में है। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक बॉडी की मूवमेंट जो है या मोशन जो है वो रिपीट हो रहा है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि हर बार का जो टाइम का इंटरवल होगा ना, सपोज पेंडुलम होता है ना, घड़ी में भी देखा होगा इस तरीके का पेंडुलम होता है, तो वो पेंडुलम की मूवमेंट कैसे होती है, मतलब इस तरफ और इस तरफ जब मूव करता है, ऐसे 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 जब मूव करता है, तो हर बार इनके जो मूवमेंट के बीच में जो टाइम होता है वो हमेशा सेम होता है, इसी को कहते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसा मोशन जिसमें पीरियोडिकली मूवमेंट हो रही है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में मूवमेंट हो रही है हर बार, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, लाइक क्लॉक्स। So in table 13.1 there are some examples of different types of motions। तो यहाँ पे कुछ examples of motions given है और आपको ये बताना है कि ये किस टाइप का मोशन है, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन मोशन है या फिर सर्कुलर मोशन है या फिर पीरियोडिक मोशन है। तो चलिए देखते हैं। सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट। जब मार्च पास्ट है, परेड में देखा है ना, सोल्जर्स जब मूव करते हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हैं, मीन्स इनका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो मेंशन है ना स्ट्रेट रोड, सीधी चल रही है, तो मतलब इसका मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, लीनियर मोशन है। फिर क्या है, हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस। जब कोई एक एथलीट दौड़ता है, रेसिंग में जब दौड़ता है, तो आपने देखा होगा हैंड्स के जो मूवमेंट होते हैं, दोनों हैंड्स के, वो कैसे होते हैं, हर बार पीरियोडिकली मूव करते हैं, मीन्स आगे पीछे होते हैं, है ना। तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में दोनों हैंड्स मूव कर रहे होते हैं आगे पीछे, तो उसको हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पेडल ऑफ अ बाइसिकल इन अ मोशन। किस मोशन में पेडलिंग कैसे करते हैं जब बाइसिकल चलाते हैं, सर्कुलर मोशन में, राउंड मोशन में, सर्कुलर मोशन में। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जब अर्थ मूव करती है तो उसको किस मोशन में हम कहेंगे, सर्कुलर मोशन में मूव करती है। मोशन ऑफ अ स्विंग। झूला किस तरीके से मूव करता है, स्विंग जो है वो पीरियोडिक मोशन में मूव करता है, आगे पीछे होता है ना, इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मोशन ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम अभी हमने बात करी कि पीरियोडिकली मूव करता है, पीरियोडिक मोशन में मूव करता है। It is common experience that the motion of some objects is slow while that of some others is fast। तो अगर स्ट्रेट मोशन है, सर्कुलर मोशन है, मोशन कितने भी टाइप्स के हों, बट डिपेंड करता है कि वो मोशन स्लो है या फास्ट है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स। हम रोड पे भी देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ बहुत तेज़ चल रही होती हैं, कुछ गाड़ियाँ हैं जो धीमी चल रही होती हैं। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। एक ही गाड़ी अलग अलग समय पे अलग अलग स्पीड में चलती है, कभी वही सेम गाड़ी धीमी चल रही होती है, कभी वही गाड़ी तेज़ हो जाती है, उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलॉन्ग इन अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ पे आप कुछ चलने वाली चीज़ों की लिस्ट बनाइए। ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एंड फास्ट, और उनको अपनी ऑब्जर्वेशन से लिस्ट कर दीजिए कि कौन सी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्लो हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स फास्ट मूव कर रहे हैं। If vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other। Suppose रोड पे आप भी चल रहे हैं,
कार में और आपके बगल से एक कार बड़ी तेज़ स्पीड से निकल के जाती है सेम डायरेक्शन में, आप दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपको देख कर ही पता चल सकता है कि भाई जो साथ में जो गाड़ी मेरे बगल से निकल के गई है वो बहुत तेज़ स्पीड में गई है, वो फास्ट था उसका मोशन, राइट। एक्टिविटी 13.1, लुक एट फिगर 13.1। तो 13.1 फिगर देख लेते हैं। इसमें देखिए कुछ गाड़ियां हैं वो मूव कर रही हैं इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ रोड। सभी का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है ना, सभी एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं रोड पर। और कुछ देर बाद इन्हीं गाड़ियों की पोजीशन आप देखिए चेंज हो गई है, डायरेक्शन सेम है, बट अब जो गाड़ी, ये ग्रीन कलर की गाड़ी देखिए पीछे थी और उसने अपनी स्पीड तेज़ करके अब वो इस गाड़ी आगे आ गई। मीन्स डायरेक्शन सेम है बट मोशन की स्पीड डिफरेंट होने की वजह से गाड़ियों की पोजीशन जो है वो बदल गई। यही इस एक्टिविटी में मेंशन किया गया है कि it shows the position of some vehicles moving on a road in the same direction at some instant of time. Now look at figure 13.2. It shows the position of the same vehicles after some time. तो ऐसा तो नहीं है कि जिस समय पे जो गाड़ी रोड में जिस जगह पे है वो उसी जगह पे रहेगी, उन गाड़ियों की पोजीशन चेंज हो जाएगी ना, टाइम बदलेगा। अब टाइम के साथ वो गाड़ियाँ आगे मूव करेंगी, कुछ अपनी स्पीड तेज़ कर लेंगी, कुछ की स्पीड धीमी हो जाएगी, तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। विच व्हीकल इज़ मूविंग फास्टेस्ट ऑफ दी ऑल, वी कैन ईजिली सी इस एक्टिविटी में। जो ये फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रीन कलर की गाड़ी जो काफ़ी पीछे थी अब वो बराबर पर आ गई है। सिमिलरली ये जो ब्लू कलर की गाड़ी है ये भी देखिए काफ़ी आगे आ गई है। तो आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी तेज़ चल रही है और कौन सी धीमी चल रही है। द डिस्टेंस मूव्ड बाई ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर। तो हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी गाड़ी की स्पीड कितनी है? हमको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए किसी भी गाड़ी की स्पीड पता करने के लिए, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे करके चलते हैं। किसी भी गाड़ी की स्पीड या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो ये कि उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, ठीक है, मतलब कितनी दूरी तय करी है, और कितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवल करी है। तो ये हो गया फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है ये। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड आपको निकालनी हो तो यू शुड नो टू थिंग्स। एक तो डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करी है उस ऑब्जेक्ट ने, उस बॉडी ने, और कितने टाइम में वो दूरी तय करी है। एक गाड़ी है जिसने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया है, कितने टाइम में? 1 घंटे में। और उसी जगह दूसरी गाड़ी ने 60 किलोमीटर की दूरी तय करी है, कितने टाइम में? 1 घंटे में, है ना। इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, कार ए की, और कार बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता चल रहा है ना कि कौन सी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है? कार बी की ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि कार बी जो है वो फास्टर है देन कार ए। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी मेंशन है। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज बस बिगिनस टू मूव। ठीक है, आप साइकिल से मूव कर रहे हैं और उसी समय बस भी आपके साथ ही साथ मूव करना शुरू करती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस। अब आप 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे वो बहुत कम होगा कंपैरेटिवली बस ने 5 मिनट में दूरी कितनी तय करी है। तो दोनों का टाइम सेम है, दोनों 5-5 मिनट तक के लिए चले, बस भी और आपकी साइकिल भी। लेकिन आपने जो दूरी तय करी है वो कम करी है कंपैरेटिवली बस के। बस ने 5 मिनट में बहुत ज़्यादा दूरी तय कर ली है। तो हम कह सकते हैं ना कि बस इज़ मूविंग फास्टर देन दी बाइसिकल। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड। जो तेज़ गाड़ियाँ जो तेज़ चलती हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। इन अ 100 मीटर रेस, सपोज 100 मीटर की रेस में इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज़ दी हाइएस्ट। जो अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है, 100 मीटर की डिस्टेंस फिक्स्ड है। 100 मीटर की डिस्टेंस कवर जो करेगा एथलीट कम से कम समय में, जिसने बहुत कम समय में, जिसने सबसे कम समय में 100 मीटर की दूरी तय कर ली वो ही विनर होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि वो ही सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ा। तो या तो गिवन टाइम में जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे उसकी स्पीड ज़्यादा है, या फिर इसको इसी सेम चीज़ को हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि सेम डिस्टेंस को जो सबसे कम समय में तय करे, ट्रैवल करे, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। स्पीड, यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। हम डे टू डे लाइफ में सुनते ही रहते हैं वर्ड स्पीड। इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबव
A higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time. तो अभी जो हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए और हमने जैसे फॉर्मूले के बेसिस पे भी बात करी कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन टाइम। गिवन टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, अगर हम उनको कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले में रख के, तो हमें स्पीड पता चल जाती है। सो स्पीड की डेफिनेशन क्या हो गई, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम मतलब इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड द स्पीड of an object. When we say that a car is moving with the speed of 50 kilometers per hour, it implies that it will cover a distance of 50 kilometer in 1 hour. जब हम कहते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार मूव कर रही है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये कार एवरेज जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितनी कवर करेगी, 50 किलोमीटर कवर करेगी। कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. तो ऐसा नहीं है कि कार की स्पीड हमेशा एक ही जैसी रहती है। जब कार मूव करती है तो कई बार कार की स्पीड कम होती है, कांस्टेंट चलती है, काफ़ी देर तक एक ही स्पीड मेंटेन रहती है। कई बार क्या होता है कि स्पीड तेज़ हो जाती है, कई बार स्पीड धीमी हो जाती है। तो ये जो स्पीड निकलती है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से, ये एक एवरेज स्पीड होती है। मीन्स हम एवरेज लेके चलते हैं कि भाई कम धीमी तेज़ तो हुई होगी, बट एवरेज जो है वो इस गाड़ी का ये है, मतलब इतने घंटे में इतनी डिस्टेंस तो ये तय कर ही लेगी। दैट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का। वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। सो फॉर अस द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई द टोटल टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। In everyday life, we seldom find objects moving with a constant speed over longer distances or for longer durations of time. कई बार क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे मूव करते हैं जो अब एक कांस्टेंट स्पीड में मूव करते रहते हैं, मतलब उनकी स्पीड में कहीं भी तेज़ी नहीं आती है या वो धीमे नहीं हो जाते हैं, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड में चलते रहते हैं। ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। When an object moving along a straight line with a constant speed, जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, मतलब बदलाव नहीं होता है, स्थिर रहता है, उसका जो स्पीड है वो स्थिर रहती है, एक ही स्पीड पे चलता चला जा रहा है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जब इसी मोशन में मीन्स इसमें स्पीड कांस्टेंट ना हो, मतलब कभी स्पीड कम हो कभी ज़्यादा हो, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, जब स्पीड चेंज होती रहती है वाइल अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो फिर उस मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल है, यूनिफॉर्म मोशन स्पीड चेंज नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड चेंज होगी। We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. तो हम स्पीड अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की निकालनी पड़ जाए, हमको पता करनी पड़ जाए, तो हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है और दूसरा टाइम कितना लिया उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। तो डिस्टेंस और स्पीड की बात अभी हमने करी। अब हम बात करते हैं कि टाइम हम कैसे मेजर करेंगे। मेजरमेंट ऑफ टाइम, इफ़ यू डू नॉट हैव अ क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ अ डे इट इज़। तो आज की डेट में क्लॉक के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। विदाउट क्लॉक हमें पता ही नहीं चलेगा कि टाइम क्या है। बट अर्लियर, पहले क्या होता था, जब क्लॉक्स नहीं होते थे तो पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो बहुत तरीक़ों से टाइम का अंदाज़ा लगा लेते थे, पता कर लेते थे कि अभी कितना बजा होगा, किस हिसाब से सन की पोजीशन है, परछाइयाँ किस तरीके से बन रही हैं, सन की वजह से शैडोज़ कैसे फॉर्म हो रहे हैं, के हिसाब से लोग टाइम का अंदाज़ा लगा लेते थे कि अभी कौन सा महीना चल रहा है या कौन सा साल है, या दिन पूरा हुआ तो कितने घंटे का हुआ, या दिन का कितना समय चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, ये सारी चीज़ें। जैसे आवर एंसेस्टर्स फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। तो एक पूरा दिन क्या होता है, जब सूरज उगता है उस समय से लेकर के अगले दिन जब वो उगता है सुबह, तो वो पूरा जो ड्यूरेशन होता है उसको एक दिन कहते हैं। इस तरीके से हमारे एंसेस्टर्स दिनों का अंदाज़ा लगाते थे। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट।
एक न्यू मून से लेकर के दूसरे न्यू मून तक उनको पता चल जाता था कि ये पूरा मंथ हो गया है, एक महीना हो गया है। अ ईयर वॉज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाई द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन। ईयर क्या, जब एक साल में जब धरती सन के पूरे एक चक्कर लगा लेती है तो उसको कहते हैं एक साल। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। हमें ज़्यादा ज़रूरत तब पड़ती है जब एक दिन के अंदर अंदर जब हमें टाइम का पता लगाना होता है ना, तब हमें टाइम को मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। क्लॉक्स और वॉचेज़ आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। तो आज की डेट में क्लॉक्स और वॉचेज़ ही हैं जिनके वजह से हम टाइम को मेजर कर पाते हैं। बट आपने कभी सोचा है कि ये क्लॉक्स और वॉचेस किस तरीके से टाइम को मेजर करती हैं? ये कैसे हर दिन बिल्कुल एक्यूरेट टाइम हमें बता पाती हैं? इतनी सिंपल नहीं है क्लॉक्स की वर्किंग, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। लेकिन ये सभी क्लॉक्स और वॉचेस कौन से मोशन पे वर्क करते हैं? पीरियोडिक मोशन पे वर्क करते हैं। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई मोशन रिपीट करता है अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में हम ये पीरियोडिक मोशन देखते हैं। तो आइए देखते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम एक इस तरीके का एक डिवाइस कह सकते हैं, इक्विपमेंट कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि एक थ्रेड होती है, थ्रेड से ये बॉब लटका होता है। बॉब, ये एक राउंड स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं बॉब। और ये थ्रेड से बंधा हुआ होता है और ये थ्रेड ऊपर एक रिजिड स्टैंड से अटैच रहती है। ये थ्रेड मूविंग होती है ना, फ्लेक्सिबल है स्ट्रिंग ये। इसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड। एक रिजिड स्टैंड के साथ थ्रेड के थ्रू ये बॉब बंधा होता है, लटका होता है। मेटेलिक बॉल होती है ये। फिगर 13.4 शोज द डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द बॉब ऑन अ ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। अब क्या है यहाँ पे, क्या दिख रही है? तो आपको सिंपल पेंडुलम इस तरीके का दिखता है। इस फिगर में क्या दिखाया जा रहा है कि ये जैसे कि पोजीशन ओ दिख रहा है ना, पेंडुलम की जो पोजीशन है वो रेस्ट पे है, मतलब बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है पोजीशन पेंडुलम की। अब क्या करना है, इस पेंडुलम को थोड़ा सा इधर की तरफ लिफ्ट करना है, एक साइड की तरफ, और यहाँ से बिल्कुल जेंटली इसको छोड़ देना है। तो क्या होगा, ये पेंडुलम मूव करना शुरू कर देगा, यहाँ तक जाएगा और फिर वापस आएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो एक डिस्टेंस ये ट्रैवल किया ना पेंडुलम ने, फ्रॉम पोजीशन ए, देखिए अब यहाँ पे क्लियरली देखिए, पोजीशन ए से लेकर के बी तक और फिर पूरा बी से लेके ए तक, इतनी दूरी जो पूरी होती है एक पेंडुलम की, इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन पेंडुलम ने पूरा किया। फिगर 13.4 शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। रेस्ट की जो पोजीशन होती है उसको कहते हैं मीन पोजीशन या फिर सेंटर पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। व्हेन द बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड, एक साइड पे पेंडुलम को थोड़ा सा खींच करके यहाँ से रिलीज़ जब कर देते हैं, इट बिगिन्स टू मूव टू एंड फ्रो। ठीक है, इस तरीके से ऐसे 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 मूव करने लगता है। इस मूवमेंट को कहते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट। ठीक है, आगे पीछे जाना एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। ऐसा नहीं है कि कभी जल्दी चला गया आगे, कभी देर से आ रहा है पीछे, ऐसा नहीं होता है। कभी आप ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए सिंपल पेंडुलम को। बहुत क्लॉक्स ऐसी आती हैं जिसमें पेंडुलम होता है, तो वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आगे पीछे होता है, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे मूवमेंट हो रहे होते हैं आगे पीछे। इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। इसी टू एंड फ्रो मोशन को ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज द एग्जांपल ऑफ अ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन का ही दूसरा नाम है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कहिए या पीरियोडिक मोशन कहिए, बात एक ही है। इस सिंपल पेंडुलम के एक ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ से मूवमेंट शुरू होके वापस जब इसी जगह पे पहुँच जाए जहाँ से आप मेजर करना शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ से लेकर के पूरा एक ऑसिलेशन ये इसको माना जाता है फ्रॉम ए टू बी। देखिए, ए टू बी एंड देन अगेन फ्रॉम बी टू ए। इसको जब ये पूरा चक्कर हो जाएगा इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। और अगर आप मीन पोजीशन से मेजर कर रहे हैं, मतलब यहाँ से मेजर करते हैं, तो ओ टू ए, देन ए टू बी एंड देन अगेन बी टू ओ। कैसे, ओ टू ए देन ए टू बी एंड देन बी टू ओ।
जब ये पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता, मतलब कहाँ से हमने शुरू किया, मीन पोजीशन से शुरू किया ना, तो मीन से शुरू करके जब मीन तक आ गया तो उसको हम कहेंगे वन ऑसिलेशन। तो आप या तो एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मेजर करिए, मीन्स यहाँ से यहाँ तक मेजर करिए, या फिर यहाँ से यहाँ और फिर वापस यहाँ, मतलब जहाँ से शुरू किया वहीं पर ही आना है पेंडुलम को, तो उसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। अब इस एक ऑसिलेशन को करने में पेंडुलम जितना समय लगाता है उसको कहते हैं हम टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय एक पेंडुलम लगाता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सो एक्टिविटी 13.2 सेटअप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 13.4। तो इस तरीके से आपको एक पेंडुलम का सेटअप करना है। किस तरीके से, थ्रेड एक लेनी है, थ्रेड को एक स्टैंड के साथ अटैच कर देना और थ्रेड के आगे एक मेटेलिक बॉल लटका देना है। स्विच ऑफ दी फैंस नियर बाय, अगर कोई फैंस चल रहे हों, क्योंकि इतना लाइट होता है ये कि फैंस की वजह से भी इसका मोशन चेंज हो जाएगा, ये हिल जाएगा, तो इस वजह से फैंस वगैरह ऑफ कर दीजिए। लेट दी बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू द रेस्ट एट इट्स मीन पोजीशन। बिल्कुल जब ये रेस्ट पे आ जाए, बिल्कुल हिलना बंद हो जाए जब, उसको कहते हैं कि पेंडुलम अब रेस्ट की पोजीशन पे। मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर और ऑन दी वॉल बिहाइंड इट। ये जो मीन पोजीशन है बॉब की, रेस्ट की पोजीशन है, इसको मार्क कर लीजिए किसी जगह पे, या तो दीवार पर या फिर फ्लोर पर। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच, और एक स्टॉप वॉच की हेल्प से आप मेजर कर सकते हैं कि इस पेंडुलम ने कितने ऑसिलेशंस पूरे किए। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। ये जो बॉब है इसको पकड़ना है और थोड़ा सा दूर लेकर के जाना है रेस्ट की पोजीशन से, और यहाँ से जेंटली रिलीज कर देना है, छोड़ देना है, धक्का नहीं देना है, बहुत फोर्स के साथ नहीं छोड़ना है, धीरे से छोड़ देना है। जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि जो ये स्ट्रिंग है ना, जो थ्रेड है, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टॉट, TAUT मतलब तनी हुई, टॉट मीन्स तनी हुई, कोई भी ऐसा लूज नहीं होनी चाहिए, तनी हुई होनी चाहिए जब आप डिस्प्लेस कर रहे हो उसको, मतलब उसकी जगह पोजीशन जो है बॉब की चेंज कर रहे हो। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिप्लेस्ड पोजीशन। अब यहाँ से धीरे से उसको छोड़ देना है बॉब को। रिमेंबर दैट द बॉब इज़ नॉट टू बी पुश्ड, पुश नहीं करना है, फोर्स के साथ नहीं छोड़ना है, जेंटली उसको रिलीज करना है। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज़ एट इट्स मीन पोजीशन। अब जिस जगह पे मीन पोजीशन पे जब था तो वो समय आप नोट कर लीजिए। इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन आप कोई एक एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका समय नोट कर सकते हैं, या तो आप मीन की पोजीशन पे जब था बॉब वो टाइम को नोट कर लीजिए, या जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे था तब आप कोई एक समय नोट कर लीजिए, और फिर वहीं से आप मेजर करना शुरू कर, तो आपको पता चलेगा कि कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में बॉब को कितना टाइम लगा है। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। लेट्स से आप 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में आप देख रहे हैं कि कितना टाइम पेंडुलम ले रहा है, तो आप अपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करेंगे। देखिए इस तरीके की एक टेबल मेंशन करी गई है यहाँ पर। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस, 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में लेट्स से आपकी रीडिंग चेंज आ सकती है। यहाँ पे जैसे मेंशन किया है 42 सेकेंड लगे, तो 42 सेकेंड अगर लगे हैं 20 ऑसिलेशंस पूरा करने में, तो एक ऑसिलेशन को पूरा करने में विच इज़ कॉल्ड दी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में कितना समय लगा है। तो अगर 20 ऑसिलेशन को पूरा करने में 42 सेकेंड्स लगे हैं, तो एक ऑसिलेशन को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 2.1 सेकेंड। सिंपल डिवीजन है, 20 ऑसिलेशंस को कवर करने के लिए 42 सेकेंड्स लगे हैं, तो एक ऑसिलेशन को पूरा करने में कितने सेकेंड्स लगेंगे, 42/20 विच इज़ 2.1 सेकेंड। इज़ द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस? येस। जो टाइम पीरियड आप जितनी बार भी ऑसिलेशंस में जो टाइम पीरियड आप मेजर करेंगे ना एक पेंडुलम में, तो हमेशा सेम ही आता है। रीज़न उसका ये है कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है पेंडुलम की लेंथ पे। अगर सेम लेंथ है, लेंथ चेंज नहीं हो रही है, तो पेंडुलम हर बार ऑसिलेशन करने में सेम ही टाइम पीरियड लगाने वाला है।
अच्छा, आजकल जो क्लॉक्स वर्क करती हैं वो क्वार्ट्ज क्लॉक्स होती हैं। क्वार्ट्ज क्लॉक्स होती हैं। क्वार्ट्ज एक मिनरल होता है बेसिकली। क्वार्ट्ज की बनी हुई क्लॉक्स आजकल यूज़ होती हैं। अब ये दो तरीके की होती हैं। एक तो सिंपल डायल वाली जो क्लॉक्स होती हैं जिसमें सुइयाँ होती हैं, आवर्स, सेकंड्स और मिनट्स हैंड्स होते हैं। दूसरी होती हैं डिजिटल क्लॉक्स जिसमें डायरेक्टली आपको नंबर दिखता है स्क्रीन पर, है ना, उसमें हैंड्स नहीं होते हैं, सुइयाँ नहीं होती हैं। The time measured by quartz clocks is much more accurate than that by the clocks available earlier. तो earlier जो clocks होती थी उनसे ज़्यादा accurate जो clocks हैं वो quartz clocks होती हैं जो आज की डेट में हम सब इस्तेमाल करते हैं. There is an interesting story about the discovery that the time period of a given pendulum is constant. सबसे पहले ये डिस्कवर किसने किया था? पेंडुलम जो पीरियोडिक मोशन है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था गैलीलियो गैलीली ने. इट इज़ सेड दैट वंस गैलीलियो वॉज सिटिंग इन अ चर्च. एक बार गैलीलियो चर्च में बैठे थे तो वो नोटिस कर रहे थे कि ऊपर एक लैम्प लटका हुआ है सीलिंग पर, है ना, एक चेन से, जो कि धीरे धीरे मूव कर रहा है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, ऐसे मूव कर रहा है. He was surprised to find that his pulse beat the same number of times during the interval in which the lamp completed one oscillation. तो वो बैठे बैठे क्या नोटिस कर रहे थे कि एक ऑसिलेशन जब पूरा करता है वो लैम्प, मतलब एक बार यहाँ से लेके यहाँ और वापस यहाँ पे जब आता है, उतनी दूरी को कवर जब तक वो लैम्प करता है उतनी देर में उनकी पल्स जो बीट करती है ना, हमारी जो पल्स बीट होती है वो उतनी ही पल्स हर बार बीट होती हैं जब जब वो एक ऑसिलेशन पूरा करता था लैम्प, हर बार उतनी ही पल्स बीट होती थी उनकी. गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस पेंडुलम्स टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन. अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे. ही फाउंड दैट अ पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ ऑलवेज टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक पेंडुलम जिसकी लेंथ सेम है, उसकी लेंथ अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो वो हर बार ऑसिलेशन को पूरा करने में उतना ही टाइम लेता है, हर बार सेम टाइम लेगा. दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स. और इसी वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ और ये चीज़ वेरीफाई हो गई कि पेंडुलम जब मूव करेगा तो अगर उसकी लेंथ सेम है, धागे की अगर लेंथ सेम है, तो हर बार ऑसिलेशन को करने में पेंडुलम सेम ही समय लेगा, एक ही जैसा समय हर बार लेगा. नाउ यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड. टाइम और स्पीड की यूनिट क्या होती है? द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. इट्स सिंबल इज एस. स्मॉल एस से हम सेकेंड को डिनोट करते हैं. सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम. लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स. लार्जर यूनिट्स, इससे बड़ी जो यूनिट्स हैं वो क्या है? मिनट्स और आवर्स. You already know that how these units are related to one another. Yes, we know 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं. और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं. तो ये रिलेशन होता है आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में. अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? क्या यूनिट होती है डिस्टेंस की? या तो मीटर होगी या किलोमीटर होगी, है ना. तो हम अगर स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को अगर हम मीटर में मेजर कर रहे हैं और टाइम को सेकंड में, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया? मीटर पर सेकंड बन गया, या फिर मीटर पर मिनट होगा, या किलोमीटर पर आवर में. अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर में है तो यूनिट क्या बन जाएगी? किलोमीटर पर आवर. You must remember that the symbols of all units are written in singular. हमेशा यूनिट्स जो है सिंगुलर में लिखना चाहिए. अगर आप 50 किलोमीटर है तो किलोमीटर लिखेंगे, किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे. या 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर ही लिखेंगे. डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड. किस तरीके की नीड है उस बेसिस पे हम टाइम की यूनिट लगाते हैं. जैसे अगर इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स. अब आपसे कोई आपकी एज पूछता है तो आप एज को आवर्स या सेकेंड्स में तो नहीं बताते हैं, आप अपनी एज किस में बताते हैं? ईयर्स में बताते हैं. तो अब यहाँ पे टाइम की ही बात है, लेकिन टाइम को आपने किस यूनिट में दिखाया है? यहाँ पे ईयर्स में. क्यों? क्योंकि आपसे एज पूछी गई है. हाउ स्मॉल और लार्ज इज़ अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड. एक सेकेंड कितना उसका इंटरवल कितना होता है एक सेकेंड का? द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001 इज़ नियर बाई 1 सेकेंड. कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये सिंपल सी चीज़ ये लिखी हुई है कि जब आप बोलते हैं ना 2001, इतनी देर में 1 सेकेंड कंप्लीट होता है. 2001 मीन्स 1 सेकेंड कंप्लीटेड.
आप बोल कर भी देखिए, क्लॉक के सामने बैठिए जिसमें टिक टिक ऐसे आवाज़ होती है ना, तो आप अगर उसके सामने बैठ करके बोलेंगे ना, जितनी देर में 2001 बोलेंगे उतनी देर में 1 सेकेंड हो जाएगा। The pulse of a normal healthy adult at rest beats about 72 times in a minute. एक नॉर्मल पर्सन की जो पल्स रेट होती है, हार्ट बीट जो होती है, वो कितने टाइम्स चलती है? 72 टाइम्स, 72 टाइम्स इन अ मिनट, 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में 12 टाइम्स, इसी को कर लिया है 72 टाइम्स कितनी देर में? 1 मिनट में। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में। तो 10 सेकेंड में कितना हो गया? मतलब डिवाइड कर दिया ना इसको 6 से, 6 12 ज़ा 72, तो 12 टाइम्स 10 सेकेंड्स में। सिंपल मैथ्स है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप सिर्फ एक चीज़ को भी याद रख सकते हैं, 1 मिनट में या 60 सेकेंड में कितनी बार पल्स बीट होती है? 72 टाइम्स। पहली वॉन्डर्ड हाउ टाइम वॉज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक्स वर नॉट अवेलेबल। जब बहुत पहले जब पेंडुलम क्लॉक्स भी अवेलेबल नहीं थे तो किस तरीके से टाइम मेजर किया जाता था? सन डायल्स का इस्तेमाल किया जाता था, वाटर क्लॉक्स, सैंड क्लॉक्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं। जब पेंडुलम क्लॉक्स का भी आविष्कार नहीं हुआ था तब इस तरीके के क्लॉक्स होते थे जो यूज़ किए जाते थे। Different designs of these devices are developed in different parts of the world. The smallest time interval that can be measured with commonly available clocks and watches is 1 second. Normally जो टाइम इंटरवल मेजर किया जाता है सिंपल क्लॉक्स एंड वॉचेस के थ्रू, सबसे छोटा टाइम इंटरवल वो 1 सेकेंड का होता है। However, now special clocks are available that can measure time intervals smaller than अ सेकेंड। अब कुछ स्पेशल क्लॉक्स भी होती हैं जो 1 सेकेंड से भी कम का समय मेजर कर सकती हैं, मतलब उससे भी छोटा समय मेजर कर सकती हैं। Some of these clocks can measure time intervals as small as 1 millionth or even 1 billionth of a second. इसका मतलब पता है क्या? मतलब 1 सेकेंड का भी 1 millionth, 1 सेकेंड का भी 1 मिलियन हिस्सा कर दो, 1 मिलियन बार उसको तोड़ दो 1 सेकेंड को, इतना छोटा पार्ट ऑफ अ सेकेंड भी मेजर करती हैं कुछ क्लॉक्स। ऐसी जो क्लॉक्स होती हैं वो साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल की जाती हैं। साइंटिफिक रिसर्चेस में इतने स्मॉल इंटरवल्स की ज़रूरत पड़ती है। द टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड इन स्पोर्ट्स कैन मेजर टाइम इंटरवल्स दैट आर 1/10 और 1/100th ऑफ अ सेकेंड। स्पोर्ट्स में जो टाइम मेजर किया जाता है उसमें क्या होता है कि सेकेंड्स का 1/10 मतलब 10वां हिस्सा ऑफ अ सेकेंड या 1/100th पार्ट ऑफ अ सेकेंड, उतना मेजर करना पड़ता है। तो उस केस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉचेस होती हैं। ऑन द अदर हैंड टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज़ और मिलेनियम्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स को मेजर करने के लिए सेंचुरीज़ की बात करी जाती है, मिलेनियम्स की बात करी जाती है, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। द एजेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर्स। स्टार्स और प्लैनेट्स की एज जब बताई जाती है तो उसको किस टाइम में हम डिनोट करते हैं? बिलियंस ऑफ ईयर्स में बात करते हैं। सो कैन यू इमेजिन द रेंज ऑफ टाइम इंटरवल्स? कितने टाइप के टाइम इंटरवल्स होते हैं डिपेंडिंग कि हम किस चीज़ का टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ द टॉपिक इज़ मेजरिंग स्पीड। स्पीड को मेजर करने के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। टाइम हमने देख लिया किस किस तरीके से हम मेजर करते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर हमें पता है और टाइम पता है तो हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। अब इस टॉपिक से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे बाकी के कंटेंट के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।